क्लाइमैक्स जो है, पहले ही मैं बता दूं, बहुत ही हेविली स्पेक्यूलेशंस है। सबसे ज्यादा स्पेक्यूलेशन का यूज इसी मूवी के क्लाइमैक्स में ही किया गया है, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन के पास ओपन हैंड था। यहाँ वो दिखाते हैं कि कूपर ब्लैक होल में जाता है। आज तक कोई इंसान ब्लैक होल के नज़दीक भी नहीं गया है। यहाँ उनको दिखाना था कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है, अंदर गए तो क्या हुआ, समथिंग समथिंग। तो इन्होंने अपना लिया लिबर्टी। यहाँ पे यूज हुआ साइंस फिक्शन को। साइंस फिक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फिक्शन इन्वॉल्व है, और यहाँ इन्होंने भारी मात्रा में घुसेर घुसेर के फिक्शन मारा है। बहुत चीज़ें हैं जो डायरेक्टली स्पेक्यूलेशन है या फिर नॉट पॉसिबल है। ठीक है। इस हम लोग देखते हैं कि जब डॉक्टर मैन के प्लैनेट से वो लोग निकलते हैं, डॉक्टर मैन जो भी था, MANN, डॉक्टर मैन के प्लैनेट से निकलते हैं, तो एक्सीडेंटली उनका जो शिप था एंड्योरेंस, वो खींचा चला जा रहा है अब ग्रेविटी के ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर। जिससे बचने के लिए उन्हें करना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ का इस्तेमाल, कि जब वो अंदर जा रहा है तो वो फोर्स के साथ एक चीज को अपने से दूर फेंकेंगे और दूसरे के अंदर चले जाएंगे, जिससे एटलीस्ट डॉक्टर ब्रैंड बच जाए और वो चले जाएं डॉक्टर एडमंड के प्लैनेट पे, वहां, क्योंकि वहां से भी लास्ट सिग्नल आ रहा था। अरे बिल्कुल समीर भाई, देखने में तो बढ़िया था, इसलिए तो ये कल्ट है। मतलब इतनी इतनी एपिक मूवी है कि इसके ऊपर रिसर्च करके इसके रिसर्च पेपर के दौरान डॉक्टर किप्थोन को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज कोई छोटा मोटा प्राइज है नहीं फिजिक्स के लिए। नोबेल प्राइज मिल जाना किसी मूवी के मेकिंग के दौरान अपने किए हुए रिसर्च के कारण, तो दैट इज वेरी वेरी बिग बिग थिंग यार। बट हाँ, ये है कि ऑब्वियसली कहीं कुछ फिक्शन था, हालांकि वो भी ऐसा नहीं था कि एकदम ब्रांडली गलत था। बट हाँ, चलो लेट्स हम लोग बात करते हैं क्या था फिक्शन। हम लोग उसी पे आ रहे हैं। फिक्शन बोल रहे हैं, लाल बला गए हैं, बहुत देर से बातें किए जा रहे हैं इसलिए। चलो, यहां हमें दिखता है कि कूपर और टार्स जो रोबोट था, ये लोग जा रहे हैं, उनका रेंजरशिप घुसता है ब्लैक होल के अंदर। नॉर्मली ब्लैक होल के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो ग्रेविटी बहुत हाई ग्रेविटी फोर्स के कारण हमारा चिथड़ा उड़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं हरीश भाई का एक क्वेश्चन था बहुत पहले कि जब ब्लैक होल के नजदीक जाते हैं तो हमारे लिए टाइम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। राइट हरीश भाई, आपने ऐसा बोला था, टाइम रुक जाता है हमारे लिए। एक्चुअली क्या होता है, आपने बिल्कुल सही बोला। हमारे लिए टाइम इसलिए रुक जाता है क्योंकि ऐसा समझो कि आ, उस जगह का जो टाइम डायलेशन है वो इतना ज्यादा है कि वो डिफरेंस हमारे लिए ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे लिए 10,000 साल बीत गए, उस पॉइंट पे मौजूद ब्लैक होल के नजदीक मौजूद इंसान के लिए 1 सेकंड भी नहीं बीता है। ठीक है। टाइम डायलेशन इतना फर्क पड़ गया। ठीक है। विच मीन्स कि नियरली उस जगह का टाइम स्टॉप हो गया। अंडरस्टैंडेबल। हम लोगों ने पढ़ा ना कि मिलर प्लैनेट पे क्या हुआ था, 1 घंटा बीत रहा था तो धरती पे 7 घंटे बीत रहे थे। तो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास तो और ज्यादा टाइम डायलेटेड होगा, और टाइम इतना डायलेटेड हो गया है कि उस जगह का 1 सेकंड भी नहीं बीते और हमारे पृथ्वी पे लाखों लाख साल बीत जाए। विच मीन्स कि नियरली जो टाइम है वो फ्रीज हो गया। टाइम का कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, बट टाइम डायलेशन के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो वहां टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बट टाइम है, एग्जिस्ट कर रहा है। वहां मौजूद इंसान के लिए नॉर्मल ही समय बीत रहा है, हमारे लिए लाखों लाख साल बीत जाएंगे। ब्लैक होल के अंदर जहां सिंगुलैरिटी है, वहां टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि टाइम अभी तक वहां पहुंचे, वहां फोर्थ डायमेंशन की बात ही नहीं, वहां वहां अलग चीज है। इवेंट होराइजन के पास जहां आप बोल रहे थे कि टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम है, डायलेटेड है, बट वही है जो है। तो इस मूवी में दिखता है कि कूपर जब ब्लैक होल के अंदर जा रहा होता है तो सम फोर्सेस दे उसको बचा लेता है। यहाँ पे मौजूद यूज किया गया है एक पहला फिक्शनल चीज। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मूवी में इसका लॉजिक बहुत अच्छे से दिया गया। ग्रेविटी में टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। ग्रेविटी में आई थिंक आपको वर्ड फ्रेज करना हो, ग्रेविटी में टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। गलत बोल रहे हो शायद आप। अच्छा, ऊपर था कुछ।
आई थिंक हम कोई मैसेज मिस किए, बस जो भी है। ओके, ओके। कूपर नहीं था फिफ्थ डिमेंशनल क्रिएचर। मैं बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा, अब थोड़ा देर सुनो। जब वो लोग गए तो उनको कुछ, वो ऐसा कहता है कि कुछ दे उनको दे ने उन्हें बचा लिया। दे ने उन्हें क्यों बचाया? वो फ्यूचर, दे वाज द फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन। उन्होंने उसे क्यों बचाया? इस मूवी में हरीश भाई का, अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं छोटा सा चीज एक बार वो करना चाहूंगा। हम इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ क्वेश्चंस लिए थे लोगों से अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो था अपना अपना है सस्ता है मूसी ग्रुप, कि भाई बताओ आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन है इस मूवी को लेके। तो अलग अलग सवाल था कि दर्शन भाई ने पूछा कि माइकल क्लेन यानी डॉक्टर ब्रैंड, जो डॉक्टर ब्रैंड थे जो इक्वेशन लिखते थे बोर्ड पे, वो क्या था और क्या गलत साबित होता है, क्या सही साबित होता है। डेट वाज पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था आकाश भाई का, भाई कूपर स्टेशन के बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। तीसरा था वो ब्लैक होल और खुद के रूम, ब्लैक होल में घुस के खुद के रूम को देखने का कॉन्सेप्ट था, शिवम भाई का क्वेश्चन। संजीव भाई पूछे कि गार्गेंटुआ ब्लैक होल में घुसने के इतने करीब होने के बाद भी कूपर और एमिलियो कुछ नहीं होता है। और एक और इनका क्वेश्चन था संजीव भाई का कि फिल्म के फाइनल एक्ट में क्या होता है। तो आपने ये देखा, जितने भी क्वेश्चन थे वो सब फिल्म के फाइनल एक्ट को लेके ही थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब इसी को है, इसीलिए मैंने अभी तक इसको बचा के रखा था कि अब पूछूंगा ये कौन टन टन किया जा रहा है। चैन नहीं है भाई। तो कहा जाता है पूरे मूवी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम, यही था कि प्लान ए एंड प्लान बी की बात हो रही होती है। देयर वर टू प्लान्स, प्लान ए एंड प्लान बी। जो हमें शुरू से बताया जाता है कि एक प्लान ए है कि धरती पे मौजूद सारे लोगों को उठाया जाएगा और उन्हें पहुंचाया जाएगा एक दूसरे प्लैनेट पे जहां वो लोग रह पाएंगे। ठीक है। जो हैबिटेबल होगा। और जो दूसरा प्लान था वो ये था कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम लोग उस प्लैनेट पे जा पाएं पूरे पूरे धरती के 4 करोड़ लोगों को लेके, तो क्या करेंगे कि एक फर्टिलाइज्ड एग था, फर्टिलाइज्ड ह्यूमन फीटस थे बहुत सारे, जिनको उस प्लैनेट पर जाके रिपॉपुलेट किया जाएगा। कूपर का मन था कि ये प्लान ए जो है वो काम कर जाए। प्लान ए जो था वो बेसिकली डॉक्टर क्लेन ये समझाते हैं कि बहुत समय से ग्रेविटेशनल एनोमली देखा जा रहा है यूनिवर्स में, जिसका एक एग्जांपल है ये वार्म होल खुला हुआ होना। ग्रेविटेशनल एनोमली क्या हुआ? उनका कहना था कि ग्रेविटेशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या हम और आप अभी या कोई भी मौजूद ह्यूमन बीइंग अभी राइट नाउ जो अर्थ पे प्रेजेंट है, क्या वो अ, किसी भी जगह की ग्रेविटी को बढ़ा या घटा सकता है? क्या हम लोग ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं? अभी तक हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये नहीं है। लेकिन माइकल क्लेन का कैरेक्टर डॉक्टर ब्रैंड का कहना था कि नहीं, अगर हमें कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो कैलकुलेशन में पता चल जाए तो हम लोग ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर हम लोग ग्रेविटी को कंट्रोल कर लिए, एक बात बताओ, उनका प्लान था कि धरती पर से 4 करोड़ लोगों को कूप, वो जो स्पेस स्टेशन उन्होंने बनाया था नासा का सीक्रेट बेस में, पूरा स्पेस स्टेशन ही था जो, उसमें बिठाएंगे और स्पेस में लेके जाएंगे। 4 करोड़ लोगों को स्पेस में लेके जाने के लिए कितना फ्यूल चाहिए होगा? कितना ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा? क्या वो पॉसिबल होगा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कैसे भी इतने लोगों को ले जाना? लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल कर लें, ग्रेविटी को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर लें, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। हम लोग उस जगह की ग्रेविटी कम कर देंगे और हम लोग फ्लाई करने लगेंगे। तो पूरा उस स्टेशन को उठा के फ्लाई करके हम लोग दूसरी जगह कहीं भी जहां भी मन होगा वहां ले जा पाएंगे, अगर हम लोग ग्रेविटी को कंट्रोल करना सीख गए। ग्रेविटी को कंट्रोल करना कैसे सीखेंगे? अगर हमें मालूम करना है कि ग्रेविटी क्या है, तो हमें क्या करना होगा? ग्रेविटी जिस जगह पे नहीं है, जिस जगह पे ग्रेविटी का एग्जिस्टेंस नहीं है, उस जगह पे जाके वैल्यू उठाना होगा वेरिएबल्स का, और जिस जगह पे ग्रेविटी मौजूद है उस जगह पे वैल्यू लेना होगा ग्रेविटी का। अब ग्रेविटी तो हर जगह मौजूद है जहां हम लोग रहते हैं, वहां से हम लोग ग्रेविटी जहां है उसका वैल्यू तो ले सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी जिस जगह नहीं मौजूद है वैसा जगह कहाँ है? वो जगह है ब्लैक होल में। तो कूपर
जब ब्लैक होल में जाता है तो वो टार्स को बोलता है कि हम मुझे ग्रेविटी का कैलकुलेशन का इस जगह जब वो फिफ्थ डायमेंशन में टेसरैक्ट के अंदर होता है, बेसिकली टेसरैक्ट था उस जगह का नाम, जिसका फोटो अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो टार्स से बोलता है कि मुझे कैलकुलेशन दो ग्रेविटी का इस जगह का मोर्स कोड में, जिसको कि बाद में वो घड़ी पे बताता है। ये ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाए, यही था प्लान उन लोगों का कि वो भाई कोई वहां जाएगा, वहां से कैलकुलेशन देगा इनको, और फिर वो इक्वेशन जो बोर्ड पे लिखते रहते थे, जो कि बाद में मर्फी कूपर ने उसे सोल्व किया, क्योंकि उसे मिल गया वो इक्वेशन, भेज दिया गया, टाइम के थ्रू ट्रेवल कर गया, वो घड़ी के थ्रू उनको मोर्स कोड से मिल गया। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे यह उससे उससे टार्स उससे पूछता है कि हम बच कैसे गए। तो उसने बताया, कूपर बोलता है, कूपर तो सब समझ गया था, कूपर अब बोलता है कि हमें ह्यूमैनिटी ने बचाया, फ्यूचर जनरेशन ने बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि अगर कूपर मर जाता तो ये जो ग्रेविटी का इक्वेशन था ये पास ऑन नहीं कर पाता प्रेजेंट जनरेशन को, प्रेजेंट सिविलाइजेशन को। और अगर प्रेजेंट सिविलाइजेशन को पास ऑन नहीं होता ग्रेविटी का इक्वेशन, तो फ्यूचर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्यूचर जनरेशन खुद के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कूपर को वहां ब्लैक होल से निकाला और टेसरैक्ट में भेजा। क्यों उसी के कमरे में भेजा? क्योंकि उसको मालूम था, देखो, भले ही उस फ्यूचर जनरेशन के लोग फोर्थ डिमेंशन यानी टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, फिफ्थ डिमेंशन यानी बल्क को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो लोग ग्रेविटी ये सब भी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर सकते थे कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस बनाना। एक कम्युनिकेशन डिवाइस अब तक नहीं बना था जो फ्यूचर सिविलाइजेशन से पास्ट सिविलाइजेशन को इंफॉर्मेशन सेंड कर पाए, कुछ ऐसा था ही नहीं। उन्होंने चूज किया मर्फी कूपर को। ब्रैन कूपर इस मूवी के दौरान ये बात बोलता है कि दे हैव नॉट चूजन मी, दे हैव ऑलवेज, मर्फी वाज ऑलवेज देयर फर्स्ट चॉइस। ये स्टोरी मर्फी कूपर की थी, उसके तक ये ग्रेविटी का इंफॉर्मेशन पहुंचाना था, जो कि उन्हें मालूम था कि एक ही बंदा पहुंचा सकता है, जो कि है कूपर, उसका पिता। और उसे पहुंचाने के लिए उसको लाना होगा समहाउ इस जगह पे। ये सारा खेल उन्होंने रचा। उसको जो घोस्ट का, जिसका कॉन्सेप्ट था कि उसके कमरे में घोस्ट था, उन्होंने उसको उसी के रूम में इसीलिए भेजा क्योंकि वो तो कहीं भी कुछ भी बना सकते थे उनके, क्योंकि वो फिफ्थ डायमेंशन, वो टाइम को कंट्रोल कर सकते थे, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते, तो वो किसी भी जगह का कर सकते। वो स्पेस स्टेशन था, वहां भी उसका टेसरैक्ट खोल सकते थे। लेकिन उन्होंने खोला मर्फी का कमरा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वहां खोलेंगे, मतलब स्पेस स्टेशन में, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ब्रैंड और कूपर के बीच में वो रिलेशन नहीं है जो उनकी बाप बेटी के बीच में था, इन दोनों बाप बेटी के बीच में। वो कनेक्शन लव वाला कनेक्शन नहीं था। इन्फॉर्मेशन कान ट्रेवल बिटवीन डायमेंशन बट लव कैन। और यही इस मूवी का मेन मोटिव है, मेन इंफॉर्मेशन, मेन जो सोल था वो यही था। ये मूवी हमें और आपको लगती है कि ये एक साइंस फिक्शन है, बट ये मूवी साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक लव स्टोरी है। एक लव स्टोरी, एक बाप और बेटी की लव स्टोरी। ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुली ये बताती है कि कैसे एक बाप ने प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे डिमेंशन से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया थ्रू लव। ठीक है, नथिंग वॉज देयर, वो लोग कोई भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे फ्यूचर जनरेशन। तब उन्होंने सोचा कि कूपर को यहाँ लाया जाएगा, कूपर ही ब्रिज बनेगा और वो लव के थ्रू अपनी बेटी को इंफॉर्मेशन देगा, और जिसके बाद वो उनकी उसकी बेटी ने उस ग्रेविटी के इक्वेशन को सोल्व किया। अब क्योंकि ये फ्यूचर के जनरेशन ने सब कुछ सोल्व कर लिया था, तो इसको बस इक्वेशन अपनी बेटी को देना था, और वो इक्वेशन क्या था, सिंगुलैरिटी के पास कि ग्रेविटी का इक्वेशन कैलकुलेशन क्या होता है, ये सब। कैसे हम ये कह पा रहे हैं कि मूवी में तो बताया नहीं कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उस सीन में आप टेसरैक्ट में देखोगे कि वो क्या करता है, सैंड को ऐसे 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 करके कंट्रोल करता है ग्रेविटी को, कि वो सैंड उस फॉर्मेट में गए, तो उसे पता चलता है कि ये मोर्स कोड है सेंट्रोम से, जिससे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं उसको स्पेस स्टेशन के। उसकी दूसरी बात, वो ऐसे घड़ी क्या कहते हैं, घड़ी के पास भी अपना ग्रेविटेशन को कंट्रोल, क्योंकि अब ये ग्रेविटेशन को तो कंट्रोल कर सकते थे फिफ्थ डिमेंशन वाले लोग, और कूपर फिफ्थ डिमेंशन में मौजूद था, तो वो ग्रेविटी से घड़ी को कंट्रोल कर लेता है। वो घड़ी पे वो मोर्स कोड डाल देता है, और जिसको वो समझती है
कोई और भले ही ना समझे, लेकिन क्योंकि इनके बीच का लव का कनेक्शन था, लव का बैरियर था, लव का ब्रिज था, वो उसको समझ लेती है। मूवी, जैसा कि मैंने बताया, प्लान ए प्लान बी क्या था? प्लान ए वाज कि धरती से ही उठा के सबको ले जाया जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल था जब तक सिंगुलैरिटी के पास का धरती ग्रेविटी या कैलकुलेशन कोई दे। और वो दिया कैसे? जैसे ही वो टेसरैक्ट में उसको छोड़ा, फिफ्थ डिमेंशन के लोगों ने, फ्यूचर सिविलाइजेशन के लोगों ने उसे अपने कमरे में छोड़ा, वहां आप देखोगे कि वो टाइम में किसी भी जगह पे इमीडिएटली जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो फिफ्थ डिमेंशन था, वो टेसरैक्ट था। टेसरैक्ट में टाइम का कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे जैसे मैंने बताया कि टाइम हम लोग जैसे देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वैसे वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ सब है, सब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। वो जहाँ चाहे वो फ्लोट करके जा रहा था, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कहीं भी जा पा रहा था। एंड दैट वाज द केस। इसके अलावा यस, बॉन्डिंग, प्यार की, दिस वाज बेसिकली साइंस साईफाई। हम क्रिस्टोफर नोलन की यही सबसे अच्छी बात है। यहाँ दो चीजें रिवील होती है इस मूवी के क्लाइमेक्स से। पहली बात कि ये स्टोरी कूपर की थी ही नहीं, ये उसकी बेटी की थी। उसकी बेटी ने इक्वेशन ढूंढा, उसकी बेटी ने लोगों को वहाँ स्पेस स्टेशन में जिसका कि बाद में कूपर स्टेशन नाम रखा गया, जिसका जिसको जिसके इक्वेशन सॉल्व होने के बाद उसको आराम से उड़ा के ले जाया गया। सब कुछ बेटी ने किया, सब कुछ सोल्व बेटी ने किया। और बाप ने क्या किया? सिर्फ उस इक्वेशन को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया। ठीक है, मूवी वॉज अबाउट मर्फी कूपर। थ्रू आउट द मूवी हमें उसके बाप की जर्नी दिखी, मूवी थी उसकी, अंडरस्टैंडेबल। दूसरी बात कि थ्रू आउट द मूवी हमें लगता है कि साइंस फिक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, इतने सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कि 1 घंटे से हम बात कर पा रहे हैं इस पे, लेकिन अंत में पता चलता है कि सब धरा का धरा रह गया। कोई भी चीज काम नहीं आया फ्यूचर सिविलाइजेशन को प्रेजेंट के सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने में। इतना हाई उन लोग फिफ्थ डिमेंशन कंट्रोल कर रहा है, फोर्थ डिमेंशन कंट्रोल, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट करने के लिए आखिर में किया क्या उसने? लव का यूज किया। इट वाज हाँ एग्जैक्टली, ये डायलॉग था, इट वाज ऑलवेज हर स्टोरी। और फाइनली लव को इस्तेमाल करके उन्होंने कम्युनिकेट किया मूवी से। ओके ओके, अब बस यहाँ पे हम लोग इसको एंड करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। व्यूज़ आए ना आए, बट हमको इस टॉपिक पे बात करना था। और एक बात और बता दूं, आई डोंट केयर, मैं इस चैनल को 8 महीने से मैंने बंद कर रखा था, स्टिल मैं इस पे आया हूँ, विच मीन्स कि अब मैं जेन्युइनली व्यूज़ के लिए नहीं है। हम यहाँ सभी लोग, जितने भी लोग हैं ऑडियंस में, सबको जानते ही हैं। तो इस तरह से हम लोग एटलीस्ट बात कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मालूम, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मालूम है, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके एटलीस्ट एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। डेट थ्रू, अगर ये मूवीज़ के थ्रू हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। आई मीन अगर आप साइंस पढ़ पा रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट नया सीख पा रहे हो मूवीज़ के थ्रू, व्हाट कुड बी बेटर देन दैट। चलो बाय, यहीं पे हम बाय।